भाई जैसे जैसे मैं इस एंगल को ऊपर उठाऊंगा तो एक एंगल पे ये चलने लगता है, और वो एंगल होता है बच्चों कितना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब समझ जाओ कि नीचे का फोर्स ज्यादा है। तो एफ नेट क्या होगा भाई, हॉट एयर बलून होता है, उसमें लोग चढ़ भी जाते हैं और जाता भी है वो ऊपर, राइट। तो अगर मैं उसमें से मास थोड़ा सा नीचे गिरा दूं तो क्या उस वॉल्यूम ऑफ बलून कम हो जाएगा। ये तो वैसी बात हो गई कि अपन ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अपने सामने एक इंसान बैठा है और ट्रेन चाहे एक्सेलरेट कर रही हो लेकिन अपने हिसाब से सामने वाला बंदा रुका हुआ है। हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रचंड नीट सीरीज। आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो जाओ, कॉपी पेन निकाल लो, पॉज करेंगे सवाल को और सॉल्व करेंगे साथ के साथ। ठीक है, चलिए बच्चों, वेलकम बैक। आइए, यह रहा अपना पहला सवाल, तो इसको पॉज करके सॉल्व करेंगे ना। इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज ओके। चलिए ध्यान से देखना क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। देखो 3 kg, 2 kg, 1 kg, 60 न्यूटन एंड 80 न्यूटन ऐसे लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब यहां पे देखो मोशन जो होगा पार्टिकल का वो अलोंग द प्लेन ही हो सकता है। ठीक है, अलोंग द प्लेन हो सकता है। तो अगर मैं इन तीनों को एक सिस्टम मान लेता हूं, तो देखना जरा, इन तीनों को मैंने एक सिस्टम मान लिया तो ये 6 kg हो गया क्या भाई। तीनों को सिस्टम अपन तभी मान सकते हैं बच्चों जब तीनों सेम एक साथ चले। ठीक है क्या, तो देखो 6 है तो इस पे क्या फोर्स लगेगा, एम जी साइन 30 लगेगा नीचे, तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम जी तो 60 इंटू साइन 30 विच इज 30, तो 30 का फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, अच्छा 60 न्यूटन इधर लग रहा है ऐसे, और 18 ऐसे लग रहा है ना। तो अगर चेक करें अपन क्या नेट फोर्स किधर है, अगर मैं देखूं तो 60 ऊपर है और दो टोटल 48 नीचे है, तो नेट फोर्स ऊपर है तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है, एफ नेट इक्वल टू एम ए होता है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, 60 माइनस 30 माइनस 18 इज इक्वल टू 6a, राइट। तो दिस इज हाउ मच, 12, 6a। तो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स whole system is moving up with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या पूछा गया सवाल में, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, यहां पे नॉर्मल पूछा गया है। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिर से बनाते हैं। ध्यान से देखो क्या करेंगे, यहां पे ये 1 kg बना दो। अब देखो 1 kg पे, अच्छा यहां पे 2 kg और 1 kg के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन पैदा होगा, राइट। अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चों, एक पुश करने वाला फोर्स होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे पैदा होगा, ऐसे पुश करेगा, तो 1 kg को ऊपर पुश करेगा और 2 kg को नीचे पुश करेगा, तो 1 kg को ऊपर पुश करेगा, राइट। और 1 kg पे एक 18 न्यूटन भी लग रहा है। अच्छा अब 1 kg पे एक mg साइन थीटा भी लगेगा, तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1g साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा कितना हो जाएगा इसका, 10 इंटू हाफ 5 हो जाएगा, राइट। और क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है इसका मतलब 1 kg भी ऊपर जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा ऊपर, राइट। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर देते हैं फिर से, सो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। So what is the net force in upward direction? See, because the acceleration is upward, net force has to be upward, right? So what is the net force upward? N minus 18 minus 5, right, is equal to ma. तो 1 into 2, right? तो n is equal to 23 और 2 25 न्यूटन आ रहा है क्या, हो गया बच्चों। अच्छा सवाल था, है ना, बहुत इजी भी नहीं था, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें ना। अब वैसे चाहो तो तुम मन में करो यार ये सब कैलकुलेशन। देखो भाई टोटल कितना है 60, एम जी कितना हो जाएगा इसका 60, तो एम जी साइन 30 कितना हो गया
30, 30 नीचे, 18 नीचे, 60 ऊपर, तो नेट हो गया 12 ऊपर, 12 ऊपर, टोटल मास 6, मतलब एक्सेलरेशन हो गया ऊपर 2 का। फिर इसके बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है, मन में करो, उसके बाद डायरेक्ट ये करो, तब भी हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल। अगला सवाल देखो बच्चों, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है, देखो मोमेंटम कितना दिया हुआ है, 0.3 kg मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है, ज्यादा टेंशन ले नहीं रहा हूं मैं। तो mv कितना हो गया 0.3, मास कितना दिया हुआ है बच्चों 5 ग्राम, यानी कि 5/1000 इंटू वी इज इक्वल टू 0.3, सही है ना। अच्छा, इससे कन्वर्ट करेंगे तो v हो जाएगा बच्चों 300 डिवाइड बाय 5, यानी कि 60 क्या, तो 60 मीटर पर सेकेंड आ गई बच्चों, क्या 60 मीटर पर सेकेंड आ गई स्पीड। कैलकुलेशन कर लोगे, 0.3 इंटू 1000 हो गया 300, 300 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 60 आ गया। ठीक है, अच्छा अब बोला है डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा v इंटू टी, भाई क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह कुछ नहीं है तो हो गया सवाल। तो v कितना है 60, t कितना है 5, तो क्या 300 मीटर आ गया क्या। हलवा सवाल, वेरी इजी है ना, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला सवाल देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड, ठीक है, तो भाई असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, इसके ऑप्शन अगले पेज पे है ना। तो पहले एक बार देख लेते हैं इनको, असर्शन और रीजन को। व्हेन अ फायर क्रैकर explodes in mid-air, its fragments fly in such a way that they continue moving in the same path which the firecracker would have followed, है ना। अब रियलिटी में क्या होता है बच्चों, ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है, क्यों बताता हूं। भाई मान लो कोई भी एक एक्सप्लोजिव है ना, वो ऐसे जा रहा है v स्पीड से, तो जब इसके टुकड़े टूटेंगे, जब ये फटेगा, तो अलग अलग टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं बच्चों। ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला है कि जो टुकड़े टूटेंगे वो भी सेम रास्ते पे जाएंगे, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई। ऐसा होता है कि जो टुकड़े टूटेंगे इससे, उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो इधर जाएगा सेम रास्ते पे, सही है। बट जो टुकड़े टूटेंगे वो एक टुकड़ा इधर जा सकता है, एक टुकड़ा इधर जा सकता है, एक टुकड़ा ऊपर जा सकता है, एक टुकड़ा नीचे जा सकता है, और नेट जो आएगा वो इसी डायरेक्शन में आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन होना चाहिए बच्चों, वो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है वो बम। भाई मैंने बाहर से जाके कुछ नहीं किया, अंदर से फटा है वो बम, मतलब एफ एक्सटर्नल 0 था, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, मतलब जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास। बट ऐसा नहीं है कि सारे टुकड़े सेम रास्ते पे जाएंगे, नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, रीजन क्या लिखा है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये अपन बात कर चुके हैं बिल्कुल, एंड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स फॉर दिस एक्सप्लोजन, सही बात है। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन एंड जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, राइट, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन चेक करते हैं, पहला गलत है, दूसरा सही है, सही है, ऑप्शन ए आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया बच्चों, तो आई होप तुम लोग कर रहे हो साथ में ना, चलो वेरी गुड। स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t इक्वल टू 0, u0 दिया है बच्चों, है ना। Sn with the distance traveled by the block in the interval t is equal to n-1 and n। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, तुमने क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एस nth का, चेक करो, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ये फॉर्मूला पढ़ा है क्या। अरे इसका मतलब क्या है, क्या है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, क्या, और nth सेकेंड का मतलब क्या होता है। अरे भाई 5th सेकेंड अगर मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 4 से 5 सेकेंड के बीच में कितना चला है। भाई अपन क्रिकेट देखते हैं, उसमें बोलते हैं कि 20th ओवर, 20th ओवर का मतलब क्या है, 19.1 से 19.6, मतलब 19 से लेके 20 तक का हो गया 20th ओवर। तो सेम लॉजिक से डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
n-1 टू n सेकेंड। तो सवाल में यही दिया है Sn, तो Sn क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट इन t इक्वल टू दिस, तो यही दिया है ना, u0 है। तो Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा इस लॉजिक से, u0 है तो a/2 2n-1 हो जाएगा, राइट। और Sn+1 क्या बन जाएगा भाई, n की जगह n+1 डाल दो ना, तो a/2 2 n+1 -1, तो Sn+1 क्या हो जाएगा बच्चों, a/2 2n + 2 - 1 + 1, राइट। तो इन्हीं का तो रेशियो पूछा है, इसका और इसका, 1 और 2 का रेशियो पूछा है बच्चों, तो 2n - 1/2n+1 हो जाएगा क्या। बहुत ही आसान सवाल था बच्चों, राइट। किसी को डाउट है कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे देखो। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन इन द फिगर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल, आसान सवाल है, पॉज करो सॉल्व करो, पॉज करो सॉल्व करो, ठीक है। तो 3 फोर्स है बच्चों, यहां पे तुम देख सकते हो, ये मेरा F1 मान लो, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, और ये मेरा F3 है। क्या तुम बोल सकते हो बच्चों कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर 0 है? सोचो, क्या है ये तीनों मिला के 0 है? बिल्कुल है बच्चों, बिल्कुल है, ये तीनों मिला के 0, क्योंकि ये एक ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां से यहां गया, तो इसको डिस्प्लेसमेंट की तरह से समझो। ये वेक्टर मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, मतलब वहीं आ गया क्या, तो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 हो गया मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। क्या एक्सेलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट बच्चों। चलिए, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सवाल था। इस टाइप के सवाल तो होने चाहिए भाई, है ना। चलिए ओके, अगला सवाल देखो। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। पॉज करो सॉल्व करो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पॉज करो सॉल्व करो। हाँ भाई, चलो मैं करता हूं। अब बलून ऑफ मास m, एक बलून बनाना पड़ेगा भाई। तो एक बलून बनाते हैं, है ना। एक बलून है, मान लो एक बलून है, ठीक है। इज डिसेंडिंग, ओके, इट इज गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। अब देखो, बलून है, बलून का सवाल है, तो यहां पे बॉयंसी लगाएंगे अपन। क्या लगाएंगे बच्चों, बॉयंसी। तो इस पे एक बॉयंट फोर्स लग रहा होगा ऊपर, और एक mg लग रहा होगा नीचे, राइट। अब देखो, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन नीचे है, इसका मतलब समझ जाओ कि नीचे का फोर्स ज्यादा है। तो F नेट क्या होगा भाई, F नेट क्या होता है, ma होता है। और क्या मैं बोल सकता हूं, बिकॉज द एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है बच्चों। तो नेट फोर्स क्या होगा, mg माइनस एफ। क्या, तो mg माइनस एफ इज इक्वल टू ma हो जाएगा क्या। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1। तो दिस इज माई इक्वेशन 1, कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया इन्होंने, हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a। हाँ भाई, तो यहां से कुछ मास निकाला गया है, ठीक है। अब मैं क्या समझ रहा हूं, एक चीज समझना है यहां पे, कि बलून में से कुछ मास निकाल दिया, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि बलून का वॉल्यूम वही है। भाई तुमने देखा होगा, मूवीज में दिखाते हैं, या फिर किसी ने एक्सपीरियंस भी किया हो, तो हॉट एयर बलून होता है, उसमें लोग चढ़ भी जाते हैं और जाता भी है वो ऊपर, राइट। तो अगर मैं उसमें से मास थोड़ा सा नीचे गिरा दूं, तो क्या उस वॉल्यूम ऑफ बलून कम हो जाएगा, नहीं। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो बॉयंट फोर्स ऊपर सेम लगेगा। क्या, बॉयंट फोर्स तो सेम है। अब मैंने कुछ मास निकाल दिया, कितना निकाल दिया, मान लो x मास निकाल दिया, तो इसका मास कितना बचा, m पहले था, x निकाल दिया, तो कितना बचा, m माइनस एक्स बचा क्या इसका मास। तो इस बार इसका फोर्स हो जाएगा बच्चों, वेट ऑफ ग्रेविटी कितना हो जाएगा, वेट ड्यू टू ग्रेविटी m माइनस एक्स जी। x क्या है, x मास मैंने निकाल दिया, ठीक है। तो इतना वेट आ गया। अब इसका एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर की तरफ a है क्या,
तो बताओ मुझे व्हाट विल बी द फोर्स इक्वेशन। नाउ वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज अपवर्ड व्हिच मींस फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब क्या लिखूंगा, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, तो F माइनस m माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू, है ना, तो नेट फोर्स कितना हो गया F माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए, बट यहां पे जो मास है वो है m माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा m माइनस एक्स इंटू ए, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो दिस इज माई इक्वेशन 2। एक काम करते हैं लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को ऐड करो भाइयों, तो एम जी एफ से अब गया, तो एम जी माइनस एम माइनस एक्स जी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम माइनस एक्स ए, राइट। चलिए फटाफट से काटता शुरू करते हैं। तो एक्स जी इज इक्वल टू 2ma माइनस एक्स ए, तो x से इधर आ जाएगा तो x कॉमन ले लेंगे तो g प्लस ए आ जाएगा इज इक्वल टू 2ma। तो x कितना आ गया 2ma अपॉन जी प्लस ए, तो कितना मास निकाल दिया 2ma अपॉन जी प्लस ए। बच्चों ये सवाल थोड़ा अच्छा था, कैसे अच्छा था कि तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। पहली बात तो ये सोचना पड़ रहा है कि यहाँ पे बुओयेंसी लगेगा, है ना, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। इसके बाद क्या सोचना पड़ रहा है कि मैंने मास निकाल दिया तो वॉल्यूम ऑफ बलून सेम है तो फोर्स सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्स इक्वल टू एम की इक्वेशन लगाना आना चाहिए, तो बेसिक बात है। अगला सवाल देखो, चलिए फटाफट से कर दो अगला सवाल बच्चों। इजी है, दिस वन इज इजी। हाँ भाई, एक फोर्स लग रहा है, यहां पे पूछा है इन दोनों के बीच का फोर्स, इन दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स पूछा है। यार बहुत ही आसान सवाल है, एक्सेलरेशन निकाल दो, साथ में जाएंगे दोनों। एक्सेलरेशन कितना होगा 10/5 इक्वल टू 2 आ गया, 2 आ गया एक्सेलरेशन। अब तुम फोकस करो कि ये जो B है, ये भी तो आगे जा रहा होगा 2 से ही, और 2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच का ही तो लग रहा है। अब तुम सोचो, कोई भी जो नॉर्मल होता है वो पुश करता है, तो सोचो इन दोनों के बीच में मैं नॉर्मल हूं, तो मैं पुश करूंगा तो B को इधर पुश करूंगा और A को पीछे पुश करूंगा, तो B पे लगने वाला नॉर्मल आगे होगा। तो दिस इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन B इन एक्स डायरेक्शन। तो आई कैन से दैट फोर्स इक्वल टू ma, यानी कि N इज इक्वल टू ma। तो N इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो N आ गया बच्चों 6 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल देखो। हाँ करो इसको शॉर्टकट से करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, शॉर्टकट से। ये अपन फिजिक्स वाला में सबने शॉर्टकट देखा होगा ना, क्लास में ही बता देते हैं सब लोग। तो देखो यहां पे अगर मैं देखूं एक्सेलरेशन पूछा है, तो यहां पे क्या लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है, यानी कि 6g लग रहा है, और इस पे कितना लग रहा है 4g लग रहा है। तो कौन सा हाई है 6g और 4g में, 6g हाई है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। अब मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो इस टाइप के सवाल को करने का तरीका क्या होता है, नेट सपोर्टिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ध्यान दो एक्सेलरेशन है नीचे, तो ये जो 6g है इसको सपोर्ट कर रहा है, और एक्सेलरेशन है ऊपर 4g इसको अपोज कर रहा है। तो 6g माइनस 4g इज द नेट सपोर्टिंग फोर्स। बच्चों टेंशन को नहीं लेंगे क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, हटाओ उसको, राइट। टोटल मास कितना है 6 प्लस 4, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g/10, राइट। तो g/5 आ गया, है ना। तो इस तरीके से सवाल थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। अदरवाइज मैं इक्वेशन बनाता दोनों के लिए F इक्वल टू ma की, फिर उसमें से ऐड करता, टेंशन गायब होता, उससे एक्सेलरेशन निकालता, राइट। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, है ना। सवाल पढ़ो बच्चों और सोचो क्या करना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो यहां पे क्या हो रहा है,
कि ये जो पूरा पूरा सिस्टम है ना, ये आगे जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। अब मुझे बताना है ए और थीटा में एक रिलेशन, सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू वेज। ऑन द वेज ये रुका हुआ है, मतलब अगर मैं एक इंसान को इसके ऊपर बिठा दूं तो ये रुका हुआ दिखेगा इसको। देखो भाई कमाल की बात है। तो इस इंसान के हिसाब से करेंगे इस सवाल को, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन करते हैं इस सवाल को, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये इस ब्लॉक को रुका हुआ दिख रहा है, एक्चुअल में तो ब्लॉक साथ में जा रहा है इसके। अब देखो जब भी कोई चीज, जब भी अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में सवाल को सॉल्व करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे हुआ, क्योंकि ये पर्सन जो कि देख रहा है, जो कि ऑब्जर्वर है, ये खुद एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक सूडो फोर्स लगता है बच्चों पीछे। कितना हो गया सूडो फोर्स, एमए हो गया क्या, एमए का सूडो फोर्स हो गया, राइट। चलो इसको डायग्राम को थोड़ा अलग से बना देते हैं, इस डायग्राम को अलग से बना देते हैं बच्चों। तो ये है अपना ब्लॉक, राइट, ये ब्लॉक है, इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा इधर एमए का, है ना। चेक करते हैं क्या क्या फोर्स लगेंगे। एक नॉर्मल लगेगा, है ना, एक लगेगा, अच्छा एम जी को तोड़ देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और यहां हो जाता है बच्चों कितना, एम जी कॉस थीटा। पता है मुझे ये बात। अब देखो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये जो इंसान है इस ब्लॉक को रुका हुआ देखेगा। ये तो वैसी बात हो गई कि अपन ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अपने सामने एक इंसान बैठा है, और ट्रेन चाहे एक्सेलरेट कर रही हो लेकिन अपने हिसाब से सामने वाला बंदा रुका हुआ है, राइट। तो ये जो इंसान है इसके हिसाब से तो इसका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो सूडो फोर्स मैंने इसीलिए तो लगाया है क्योंकि ये जो बंदा है ये एक्सेलरेटेड फ्रेम में है बच्चों। तो देखना जरा, इस सूडो फोर्स का एंगल यहां पे थीटा है, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ एम ए कॉस थीटा, है ना, ये है एम ए, तो ये एम ए कॉस थीटा हो गया, और एक नीचे आ जाएगा यहाँ पे एम ए साइन थीटा। भाई देखो मैंने क्या किया, इस एम ए के दो टुकड़े कर दिए परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। अब जैसे ही मैं किसी भी फोर्स को या किसी भी चीज को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देता हूं, उसके बाद उसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, तो गोला लगा दो, मतलब इसको वापस कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि ये रुका हुआ है तो इन दोनों को बराबर कर दूं क्या, इन दोनों को बराबर कर दो, तो मैं बोल सकता हूं कि एम जी साइन थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, एम ए कॉस थीटा। तो यहां से a इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ गया क्या, टन टन डी आ गया बच्चों। कूल, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, दिस वाज गुड क्वेश्चन, इसको वापस करना खुद से। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल, चलिए। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, सवाल पढ़ लो फिर करते हैं। आई होप सबने कर लिया है। देखो क्या हो रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। तो मैंने ये रस्सी को काट दिया। अब एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम पे सारे फोर्स बनाओ। बी पे क्या क्या लग रहा है, बी, ये जो बी है ना भाई साहब, इस पे नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है टेंशन, यानी कि टेंशन की वैल्यू mg के बराबर आने वाली है। तो ये जो टेंशन है ये हो गई mg, ये टेंशन हो गई बच्चों mg। अब देखो a का FBD बनाते हैं, तो a का FBD बनाओ। तो देखो a पे 3mg नीचे लग रहा है, राइट, क्योंकि इसका मास है खुद का 3m, और एक टेंशन नीचे लग रहा है, तो वो जो टेंशन है वो नीचे T है, और एक स्प्रिंग फोर्स है क्या, राइट। तो A पे ये सारे फोर्स लग रहे हैं और टेंशन मुझे पता चल गया mg के बराबर है, तो F स्प्रिंग कितना हो जाएगा, 4mg आ गया। वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, अपन को बताता हूं मैं कैसे। अब बच्चों मेरी बात सुनना, अब बच्चों मेरी बात सुनना, इसको लिख लेना कहीं नोट में। अगर मैं रस्सी को काटता हूं तो इस रस्सी की टेंशन तो हो गई 0, लेकिन स्प्रिंग के अंदर टेंशन चेंज होने में टाइम लगेगा। भाई स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन आती है उसके एलोंगेशन या कंप्रेशन की वजह से आती है बच्चों।
तो जैसे ही मैं इस स्प्रिंग को कट करूंगा, स्प्रिंग थोड़ी खिंची हुई है अभी, तो जैसे ही कट करूंगा ऐसे थोड़ा ना कि उसका कंप्रेशन या एलोंगेशन कम हो जाएगा, नहीं होगा। तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स उतना ही है जितना है पहले से, लेकिन रस्सी का टेंशन कट चुका है। तो जैसे ही मैंने रस्सी को काटा, टेंशन गायब हो गया, बट स्प्रिंग का फोर्स उतना का उतना ही है। तो अब देखो आफ्टर कटिंग क्या होगा। आफ्टर कटिंग देखो, बी पे ध्यान दो भाई, ऊपर जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है, एक लग रहा है इस पे mg। तो तुम देख सकते हो कि नेट फोर्स नीचे की तरफ है, तो नेट फोर्स कितना आ गया, mg आ गया। तो देयरफॉर नेट फोर्स आ गया mg। नेट फोर्स होता है ma के बराबर, तो a कितना आ गया, g के बराबर आ गया। मतलब b का जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। और अगर मैं a की बात करूं तो a पे क्या क्या लग रहा है, a पे क्या लग रहा है, देखो खुद का 3mg तो लग ही रहा है। अब टेंशन तो गायब हो चुकी है, तो टेंशन 0 हो गई। और एक स्प्रिंग का फोर्स जो कि 4mg है वो अभी भी लगेगा। तो इस चीज को याद रखेंगे कि जैसे अगर तुम स्प्रिंग को कट करते हो किसी भी जगह से, तो स्प्रिंग का फोर्स सडनली चेंज नहीं होगा। तो यहां पे अगर मैं देखूं बच्चों, तो एफ नेट कितना है ऊपर की तरफ, mg है, और एफ नेट होता है ma, लेकिन इसका जो मास है ना वो 3m है। सो 3m इंटू ए इज इक्वल टू mg। तो क्या मैं बोल सकता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3 होगा, और वो भी अपवर्ड। तो एक बी का एक्सेलरेशन आ चुका है, एक आ चुका है एक्सेलरेशन ऑफ ए, पहले ए का पूछा है, तो ए का होगा g/3 और बी का होगा g। बढ़िया सवाल था। चलिए आगे देखो, अगला सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर बच्चों। 3 ब्लॉक्स दिस दिस दिस, क्या क्या है भाई साहब, 4 kg, 2 kg, 1 kg आर कॉन्टेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना लग गया। देन द कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, यहां पे नॉर्मल पूछा है, यहां पे नॉर्मल पूछा है। चलो देखो, तो देखो तीनों एक साथ जाएंगे, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए कर दो। तीनों एक साथ जाएंगे ना, तीनों को एक सिस्टम मान रहा हूं मैं, तीनों एक साथ जाएंगे बिल्कुल। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 14 है बच्चों, कितना है 14, और मास कितना है 4 और 2 6 और 1 7। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बहुत बढ़िया। अब मैं अगर ए की बात करूं, ए पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, ए पे लग रहा है एक 14, और यहां पे जो नॉर्मल पैदा होगा ए और बी के बीच में, वो बी को आगे धक्का देगा, ए को पीछे धक्का देगा, क्योंकि वो पुश करता है, ऐसे ऐसे पुश करेगा, तो नॉर्मल पीछे लगेगा। इसका एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो ए के लिए एफ बी डी बनाओ इस बार, ए के लिए। तो मैं बोल सकता हूं 14 माइनस एन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो 14 माइनस एन करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, तो 14 माइनस एन करेंगे इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है 4a, तो 14 माइनस एन इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो एन कितना आ गया, बोलो बोलो बोलो, 6 आ गया क्या, 6 न्यूटन आ गया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे मन में कि भाई अगर मैं 2 और 1 को एक साथ अलग से पटक दूं, तो इन पे लगने वाला फोर्स क्या है, नॉर्मल, तो दिस नॉर्मल इज इक्वल टू 3 हो जाता, उससे भी 6 आ जाता। कैसे भी कर दो, आंसर लाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा तूफानी लग रहा है, चेक करते हैं बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे, है ना। सवाल पढ़ लो एक बार। तीनों का मास तो इक्वल दिया हुआ है ना, तीनों का मास इक्वल है, और यहां पे फ्रिक्शन है ना, इन दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, तो अपन को इसका एक्सेलरेशन बताना है, राइट, इसका एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। अब देखो सेम लॉजिक लगाएंगे, नेट सपोर्टिंग फोर्स करेंगे, है ना। देखना जरा भाई, यहां पे एक mg लगेगा, भाई टेंशन को हटा दो, टेंशन तो इंटरनल फोर्स है, टेंशन को हटाओ, तो mg लगेगा यहां पे। अच्छा अब ये आगे जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगता है, पीछे लगेगा एफ के, इस पे भी काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे एफ के, ये आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा, राइट, ठीक है। तो देखो एफ के कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले तो एफ के की वैल्यू होती है बच्चों म्यू के इंटू एन,
और म्यू के दिया है म्यू, तो एफ के हो जाएगा अपना म्यू एम जी। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे एम जी तो सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन को और काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, तो दो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहे हैं। तो नेट सपोर्टिंग फोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट सपोर्टिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ध्यान से देखना, तो नेट सपोर्टिंग फोर्स एम जी, तो देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो सपोर्ट कर रहा है, तो एम जी माइनस, अब ये दोनों फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहे हैं, तो माइनस 2F के अपन टोटल मास क्या हो जाएगा तीनों का 3m, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा mg माइनस 2F के इज म्यू mg डिवाइड बाय 3m, है ना। तो देखो m से m गया, तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया g माइनस, थोड़ा सा और देख लो यार, g कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 न्यू बाय 3, तो चेक करो ये ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर बच्चों ना। अब तुम चाहो इसको तो बिना डायरेक्ट तरीके के भी कर सकते हो, कैसे करोगे उसके लिए, पहले इसका एफबीडी बनाओगे, तो क्या आएगा mg माइनस t1 इक्वल टू ma, फिर इसका बनाओगे t1 माइनस एफ के माइनस t2 इक्वल टू ma, वैसे तीनों का बना के ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो बच्चों, सवाल पढ़ लो, आसान है वाला, यह बच्चों इजी क्वेश्चन, पिछला वाला थोड़ा सा अच्छा था, है ना, तो यहां पे गुड लिख देते हैं, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो देखो बच्चों क्या है, इजी है तो, है ना। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m। देखो बच्चों क्या हो रहा है, दिस होल सिस्टम इज गोइंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, तो देखा जाए तो क्या 2m भी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन भी फिक्स है, इसका मतलब 2m की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब 2m का एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट फोर्स भी जीरो होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों बी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो सही है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। खट से हो गया। अगला सवाल, चलिए बच्चों देखो अगला सवाल, दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, यहां भी थोड़ी सी मेहनत है, यहां भी बच्चों थोड़ी सी मेहनत है ना। तो सवाल पढ़ लो, मैं को पता है सवाल, तो सवाल पढ़ चुके हो आई होप सब लोग, है ना। देखो भाई क्या हो रहा है, एक बुलेट है जो कि u स्पीड से आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है बच्चों, u स्पीड से आ रही है ना। और व्हेन द बुलेट ट्रेवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक अलोंग द लेंथ, वेलोसिटी बिकम्स u बाई 3, ठीक है। तो मान लो जब ये बुलेट यहां आ जाएगी, रुको, जब ये बुलेट यहां आ जाएगी ना, कितना चलेगी बुलेट, 24 सेंटीमीटर, तो इसकी जो स्पीड है यहां पे वो कितनी हो गई बच्चों, यहां पे इसकी स्पीड हो गई है u बाई 3, कितना चलने के बाद, 24 सेंटीमीटर चलने के बाद। आगे क्या है, देन फर्दर पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कमिंग टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द एंड। तो जब ये यहां पहुंचेगी, जब ये बुलेट यहां पहुंचेगी बच्चों, तो इसकी स्पीड फाइनल जीरो हो गई, ऐसा बोल रहा है ये। अपन को क्या बताना है, टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ये बताना है अपन को, L बताना है ना। अब अच्छा सवाल ही है, लगाओ दिमाग, मैं भी लगाता हूं तुम भी लगाओ, है ना। तो देखो पहली बात तो ये कि अपन मानेंगे कि जो है ये जो ब्लॉक है ये बुलेट पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है, कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, पीछे की तरफ होगा एक्सेलरेशन, तभी तो वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक काम करते हैं, अपन इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो इस और इस पॉइंट के बीच में लगाते हैं ये वाली इक्वेशन, तो फाइनल वेलोसिटी है u बाई 3, तो u बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, एक्सेलरेशन तो फिक्स है जो भी है, s कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 0.24 आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ गया
2a इंटू 0.24 इज इक्वल टू -8u²/9। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई किया है, इस u² को इधर भेज दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। अब एक काम करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में बनाते हैं, पहला और लास्ट। तो इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, वही v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल u² है प्लस 2al, एल ही तो निकालना है मुझे। तो एक काम करो, यहां से 2al की वैल्यू कितनी आ रही है, -u²। तो दिस इज माई इक्वेशन 2। एक काम करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो, तो 2a इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2a अपॉन 0.l, तो ये हो जाएगा 0.24 अपॉन l इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 8/9 आ गया। तो l आ गया बच्चों यहाँ से 0.27 मीटर, यानी कि l आ गया यहाँ से 27 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सवाल था भाई, आराम से सोच लो, कहीं भी डाउट है पूछ लेना भाई, है ना। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन कब लगाते हैं बच्चों, ये इक्वेशन अपन ऐसे नहीं कि रैंडम हर सवाल में लगा दो, नहीं, ये इक्वेशन तब लगेगी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यानी कि फोर्स कांस्टेंट हो। अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, चलिए बच्चों देखो, पॉज करो, सॉल्व करो। टा 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 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक्स अ वॉल विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो एक जो है ऐसा आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, एट एंगल 60 विद द वॉल, तो 60 डिग्री विद द वॉल है, तो ये हो गया 30 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, मान लो ये ऐसा कुछ सीन है। तो वेलोसिटी दी हुई है v, यहां भी सेम वेलोसिटी है, तो ये 30 डिग्री होगा फिर से, राइट। फोर्स पूछा है ऑन द वॉल, भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है अपन को, कि जो डेल्टा p होता है वो हो जाता है 2mu cos थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल, है ना। अब ये कैसे आया मैं समझा देता हूं तुम्हें। भाई इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक तो है इधर वाला v cos थीटा, और इधर वाला है v sin थीटा। और जब ये वापस टकरा के आ रही है तो वेलोसिटी इधर हो गई v cos थीटा, और इधर हो गई बच्चों v sin थीटा। तो यहां पे अगर तुम चेंज इन वेलोसिटी निकालो तो ये तो सेम ही है, तो ये तो चेंज 0 हो गया, बट इन दोनों का चेंज निकालोगे तो ये आएगा डेल्टा v, जो आएगा बच्चों वो आएगा 2v cos थीटा। कैसे आया, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में, तो एक पॉजिटिव होगी एक माइनस होगी, तो जब एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो मैग्नीट्यूड डेल्टा वी का इतना आएगा, यानी कि चेंज इन मोमेंटम हो गया इतना। ठीक है, और फोर्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो इससे मैं एवरेज फोर्स निकाल सकता हूं। तो 2mu cos थीटा डिवाइडेड बाय 0.1, दिस इज माय फोर्स। तो 2 मास कितना है 1, u कितना है 1, cos 30 अपॉन 0.1, राइट। सो 2 इंटू 10, 0.1 को ऊपर ले गया तो 10 बन गया, cos 30 क्या होता है √3/2, तो 10√3 आ गया क्या, फोर्स इज 10√3 न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चेक कर सकते हो भाई, ये ध्यान रखना कि व्हाई डोंट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको याद रखो ना भाई। डेल्टा पी, अगर कोई चीज वॉल से टकरा रही है तो डेल्टा पी का फॉर्मूला ये। ठीक है, थोड़ा फास्ट हो जाएगा सवाल। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल हियर, ये वाला नॉर्मल वाला एंगल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई, अच्छा सवाल है ये भी, लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग। चलो मैं लगा दूं अब। A shell of mass is at rest initially, it explodes into 3 fragments। भाई जब भी कोई एक्सप्लोजन का सवाल आएगा तो अपना सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि अपन को लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। क्यों करना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, अंदर से कुछ होता है केमिकल रिएक्शन व्हाटएवर, बट देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, देयरफॉर आई कैन से कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो ये जो है एक मास है जो कि रेस्ट पर है, ओके, यह है रेस्ट पर। ठीक है, बिफोर कोलिजन,
सॉरी बिफोर एक्सप्लोजन। अब क्या हो रहा है, 3 टुकड़ों में टूट गया, रेशियो क्या है 2:1। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कि एक टुकड़ा है 2x, दूसरा टुकड़ा है 2x और तीसरा टुकड़ा है x, और तीनों का मास m होगा क्या, तो एक छोटा टुकड़ा कितना हो जाएगा m/5। इसका मतलब जो 2x वाला टुकड़ा है उसका मास कितना हो जाएगा 2m/5, है ना। तो ये कितना हो गया, x = 0.2m हो गया। तो जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसका मास है 0.2m, और जो बाकी दोनों टुकड़े हैं उनका मास हो जाएगा 0.4m, राइट। अब देखो, इफ फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0.4m वाला टुकड़ा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों। तो एक इधर मान लो, एक इधर मान लो, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। एक काम करो ना, इसको x एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो। तो ये मान लो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। देन द स्पीड ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट, थर्ड कौन सा है 0.2m। इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता है तो मैं इसको u वेक्टर मान लेता हूं, अपन को नहीं पता है, सही है। चलिए, तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता है, वैसे तो यहां कहीं होना चाहिए, है ना। तो p इनिशियल शुड बी इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा भाई, ये x एक्सिस में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी है v i कैप। तो ये हो जाएगा mv यानी कि 0.4m v i कैप। इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.4m v j कैप, इसका मोमेंटम हो गया। और इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी को u वेक्टर बोल देते हैं। तो ये हो गया बच्चों प्लस 0.2m u वेक्टर। थोड़ा सा देखें इसमें क्या क्या गायब हो जाएगा, तो इसको इधर फेंक देंगे तो u वेक्टर कितना हो जाएगा, 0.2 से कटेगा 2 बार m से m, ठीक है। तो यहां पे देखना जरा, ये आ रहा है क्या -2vi कैप प्लस 2vj कैप। आई थिंक दिस इज माई u वेक्टर। मतलब ये क्या है बच्चों, ये जो छोटा टुकड़ा है उसका वेलोसिटी आ गया, स्पीड पूछा है तो स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो u का मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों भाई 2vi कैप 2vj कैप, तो 2√2 हो जाएगा क्या, तो 2√2v हो जाएगा आंसर। ठीक है, निकालना आता है यार, दो परपेंडिकुलर चीजें होती है तो उनका जो नेट आता है वो √2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, सही है। चलिए 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 अगला सवाल देखो। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखो, क्या करें सोचो, आसान सवाल है भाई। अगर कोई भी चीज को मैं 10 मीटर से ड्रॉप करूंगा, कहां से ड्रॉप करूंगा 10 मीटर से, तो जो नीचे टकराते वक्त तो उसकी स्पीड आएगी बच्चों, वो आएगी √2gh। पता है क्या, पता है सबको। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया √2gh यानी कि 2 × 10 × 10, राइट। तो स्पीड आ गई 10√2 आ गई। तो 10√2 स्पीड से आके टकरा रहा है, ठीक है, और स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। भाई अगर वो सेम हाइट पे पहुंच गया, इसका मतलब वो जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस जा रहा है। सोचो जरा भाई, इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल को मैं यहां से छोड़ता हूं और वो वापस जमीन से टकरा के वापस ऊपर वापस वहीं आ गया, इसका मतलब उसकी एनर्जी वही है। इसका मतलब जब ये जमीन से टकराया तो इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मतलब टकराने के जस्ट बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है दैट विल आल्सो बी v, मतलब उसकी जो स्पीड है दैट विल बी √10√2 ओनली, राइट। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है टकराते वक्त वो नीचे की तरफ है, तो वो कितनी है 10√2 माइनस जे कैप, और फाइनल वेलोसिटी क्या है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, तो टकराने के बाद ये ऊपर जाएगा इतनी ही स्पीड से, तो ये हो जाएगा 10√2 जे कैप क्या, राइट। तो जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो आएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल बच्चों। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा 10 माइनस 10, यानी कि कर लो कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20√2 आ जाएगा, सही है क्या। इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 20√2। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है बच्चों
चेंज इन मोमेंटम यानी कि m डेल्टा v, m कितना है भाई 0.15, तो 0.15 इंटू 20 इंटू √2, ये मेरा आंसर आना चाहिए। तो 1.5 इंटू 2 हो गया 3, तो 3√2 आ रहा है आई थिंक। तो 3 इंटू 1.4, तो 4.2 आ जाएगा क्या? आसान सवाल था भाई, हाँ कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत बट आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, कहीं भी डाउट है, कैसा भी डाउट है कमेंट में बताना, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई अभी अभी किया ऐसा सवाल, जल्दी बोलो कान में मेरे। व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा बच्चों 2mv cos थीटा। अरे यार अभी तो बताया था, तो हो जाएगा ना। तो 2mv cos थीटा 2 इंटू एम इंटू वी इंटू हाफ, यानी कि mv मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। एक सेकंड में करके आगे बढ़ो, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, सही है। अभी अभी बताया था 2mv cos थीटा होता है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम ही तो इंपल्स होता है भाई। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इट इज आल्सो इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इंपल्स बताना है। अरे यार इंपल्स क्या होता है? एरिया अंडर एफ टी कर्व, अभी अभी बताया था मैंने। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सो एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको ऊपर को पॉजिटिव मानेंगे, नीचे को नेगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया निकालते हैं। इसका एरिया है मान लो A1, तो क्या होगा एरिया हाफ इंटू बेस है 2, हाइट है ये 6, कितना आ गया 6 आ गया क्या। इसका एरिया निकालो, इसको नेगेटिव लेंगे, ध्यान रखना क्योंकि फोर्स नेगेटिव में है। तो दिस इंटू दिस, तो दिस इज 3 इंटू 2, तो ये -6 हो गया, मतलब इसको इसने कैंसिल कर दिया, अभी तक तो 0 है। इसका क्या होगा A3, तो 4 इंटू 3 12 आ गया आंसर। तो 12 और -6 और +6 मिला दोगे 12 आएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो बच्चों। देखो भाई होगा क्या इस सवाल में। तो हियर वी हैव अ कार, है ना। तो एक कार है बच्चों ना, ऐसे कार मान लो इसको, फर्जी कार बना रहा हूँ, थोड़ी सी फर्जी कार है ना, ट्रक बना रहा हूँ मान लो, ठीक है। अरे यार ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे जा रही है, ट्रक जा रहा है आगे, ठीक है। तो कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग कार। सो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट रखा है, रिमेन स्टेशनरी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बच्चों इसका मतलब ये है, रिमेन स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि भाई वो रुका हुआ है, वो कार के रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। मतलब समझ रहे हो क्या, कि भाई एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में तुमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, अब मान लो ट्रेन ने एकदम से ब्रेक मारा तो वो ऑब्जेक्ट आगे सरक जाता है, ऐसा देखा होगा अपन ने, है ना। एकदम सडन ब्रेक मारते हैं कोई भी चीज तो गिर जाती है गाड़ी के अंदर, लेकिन नॉर्मली नहीं गिरती, ठीक है। इसका मतलब कौन रोकता है उसको, फ्रिक्शन रोकता है। तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू कार इसको रुकना है, तो देखो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, विद रिस्पेक्ट टू कार सॉल्व करेंगे तो पीछे सूडो फोर्स लगेगा और आगे एक फ्रिक्शन लग सकता है, सही है। बेसिकली फ्रिक्शन इज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन को ma के बराबर करना पड़ेगा। और वैल्यू पूछी है तो क्या हो सकती है, मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा दो, तो Fs max इज इक्वल टू ma, तो ये हो गया म्यू mg। भाई Fs max क्या होता है, म्यू 1 होता है ना। आसान सवाल सॉल्व करो इसके आगे खुद से। तो यहां पे जो नॉर्मल होगा वो mg के बराबर होगा, इज इक्वल टू ma, a आ जाएगा यहां से, टन है, तो a आ गया बच्चों म्यू जी, यानी कि 0.15 इंटू 10 यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ज्यादा अगर एक्सेलरेशन हुआ तो ये पीछे जाएगा ब्लॉक, क्योंकि सूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा उस केस में, सही है, फ्रिक्शन उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं बच्चों।
आहा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो जो अच्छा सवाल है मैं बता ही दूंगा यार, जो अच्छा सवाल है वो मैं बता ही दूंगा। तो लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। बढ़िया सवाल है। चलो याद करो एक बात, याद करो, तुमको पढ़ाया होगा ना, मैंने क्लास में पढ़ाया, ध्यान से सुनना, कि अगर म्यू एस जो है टेन थीटा से अगर ज्यादा है तो ब्लॉक विल नॉट मूव। सही है। और म्यू एस अगर टेन थीटा के बराबर है तो जस्ट मूविंग वाली सिचुएशन आ गई क्या, तो एफ नेट जीरो है बेसिकली, जस्ट मूव, इट कैन जस्ट मूव, है ना, वो वाली सिचुएशन है ये, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होता है इस वक्त। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो म्यू और टेन थीटा बराबर है क्या, देखो टेन थर्टी कितना होता है, टेन थर्टी होता है बच्चों 1/√3। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो टेन थर्टी और म्यू बराबर हैं, मतलब ये जस्ट मूविंग वाली सिचुएशन में, सही है क्या। तो अगर जस्ट मूविंग वाली सिचुएशन में है तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा ना भाई। अगर मैं थीटा को और बढ़ा दूंगा, 30 से और बढ़ा दूंगा, फिर वो गिरने लगेगा, सही है क्या। तो अभी जो सिचुएशन होगी बच्चों वो नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स पूछा है तो नेट फोर्स आ जाएगा जीरो, सही है क्या। अच्छा ये बताओ, कमेंट करके बताना मुझे कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि इस वक्त कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो बता दो मुझे कमेंट करके कि किसके बराबर कितना फ्रिक्शन, कैसे निकालेंगे, कुछ भी समझा दो मुझे क्या करना है कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, भाई इस टाइप के सवाल कर चुके हैं अपन ने, अपन को क्या करना है, नेट सपोर्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन पूछा है भाई साहब, तो एक्सेलरेशन होगा नीचे, इधर होगा इसका आगे, देखो देखो इसका एम जी लगेगा, है ना, जी कितना है 10, तो एम जी कितना हो गया यहाँ पे 20, और यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक म्यू एन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, म्यू दिया है ना, हाँ, तो म्यू दिया है 0.05, तो 0.05 और एन कितना होगा इसका, यहाँ पे जो नॉर्मल होगा बच्चों वो 100 होगा एम जी के बराबर, तो इंटू 100, तो फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन आ गया, तो ये फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन होता है नेट सपोर्टिंग फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन आ गया बच्चों 20 - 5, टोटल मास 10 + 2, तो एक्सेलरेशन आ गया 15/12 यानी कि 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन। तुम चाहो तो एक दो इक्वेशन बना लो, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम ए, उससे भी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना है, ध्यान रखना इनकरेक्ट है, उसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो। पता चला पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट करके छोड़ दिया। फ्रिक्शनलेस फोर्स अपोजेस द, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बात सही है, ये बात सही है ना। तो इनकरेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यहां टिक करके आ जाओ। अभी अपन को सही और गलत बताना है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। यस, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो होती है म्यू एस इंटू एन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर। यस, रोलिंग में कम लगता है फ्रिक्शन, तभी तो अपन कार का जो टायर है उसको गोल बनाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। देखो बच्चों, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन मान लो, तो ये है फोर्स, ये है फोर्स, ये भी है फोर्स, तो म्यू एस तो डायमेंशनलेस हो गया ना, तो ये गलत है क्या स्टेटमेंट, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यही पूछा है। तो डी इज माई करेक्ट आंसर, मतलब मैं बबल में डी भरूंगा बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल हम कर चुके हैं, सॉल्व करो, सॉल्व करो खुद से पॉज करके। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है बच्चों ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, तो मुझे लगता है ये अगले पेज पे करना पड़ेगा अपन को। इसमें काफी कैलकुलेशन है, बोर्ड में कचरा नहीं करेंगे ज्यादा। पढ़ लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है,
लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टक 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 फ्रिक्शनलेस लिमिटिंग, ठीक है। टेंशन बताना है इसमें तो ना। चलो तो इसमें थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं ना, इसमें थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखना यही सवाल है ना, मैं सही से जज तो कर पा रहा हूँ ना भाई, देख लेना। तो यहाँ पे एक M1 है, वो एक रस्सी से बंधा हुआ है। यहाँ पे मेरा M2 है और यहाँ पे मेरा फ्रिक्शन है आई थिंक। देखना जरा, तो कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का दिया है। M2 सस्पेंडेड। चलिए क्या पूछा है इसमें, टेंशन पूछा है क्या? तो ये टेंशन पूछा है भाई साहब। तो एक काम करते हैं, टेंशन पूछा है तो दोनों इक्वेशन बना के देख लेते हैं। तो देखो भाई साहब, ये नीचे आएगा ए से, इस पे लग रहा है M2G नीचे, तो अगर ये नीचे आएगा तो ये आगे जाएगा, इस पे टेंशन आगे लग रही है, पीछे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट। और यहाँ पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा म्यू के एन होता है बच्चों। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो M1G होगा, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के M1G हो जाएगा क्या, राइट। अब तुम M2 के लिए रिएक्शन लिखो, M2 के लिए क्या बनेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन नीचे है तो मैं क्या लिखूंगा, M2G माइनस टी इक्वल टू M2A। क्या भाई देखो, एक्सेलरेशन नीचे है तो नेट फोर्स नीचे लेंगे, नीचे वाला पॉजिटिव लेंगे, तो M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A, राइट। और यहां पे देखो एक्सेलरेशन आगे है तो मैं लिखूंगा T माइनस एफ के इज इक्वल टू M1A, राइट। तो T माइनस एफ के कितना है, म्यू के M1G इज इक्वल टू M1A, राइट। तो मेरी इक्वेशन 1 ये है, 2 ये है, ठीक है। तो यहां से 1 और 2 को ऐड कर दो, तो इससे क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। भाई एक्सेलरेशन तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, नेट सपोर्टिंग फोर्स M2G माइनस एफ के डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो इससे भी वही आ रहा है, तुम करके देख लो, इन दोनों को ऐड करना भैया, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो T से T जाएगा, तो M2G माइनस म्यू के M1G इज इक्वल टू M1 प्लस M2A आ गया। अब तुम देखो यार, यही तो फॉर्मूला आया था मेरा, तो A क्या आ जाएगा, M2G माइनस म्यू के M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बट ये थोड़ी ना पूछा है भाई, तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन तो मैं डायरेक्ट भी निकाल लेता अगर ये पूछा होता तो मेरे से। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को T निकालना है, तो इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में T क्या हो जाएगा, T को इधर भेज दो राइट में, तो M2G माइनस M2A, तो T हो जाएगा M2G माइनस M2। A की वैल्यू यहां से चिपकानी पड़ेगी, A की वैल्यू यहां से चिपकानी पड़ेगी, वो हो जाएगी M2G माइनस म्यू के M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, राइट। तो यहां से T निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन कर लो फटाफट, T आ जाएगा, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो M1 M2G प्लस M2 स्क्वायर G माइनस M2 स्क्वायर G प्लस म्यू के M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये और ये टर्म कट रही है, तो ये आंसर आ रहा है मेरा, टेंशन की वैल्यू इतनी आ रही है ना। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, M1 M2G कॉमन आ रहा है, तो M1 M2G को कॉमन ले लो, 1 प्लस म्यू के अपॉन M1 प्लस M2। ढूंढो भाई ये है क्या ऑप्शन में ढूंढो ये ऑप्शन में है क्या, पता चला मेहनत बर्बाद। तो M1 M2G 1 प्लस म्यू के, टाइना ये गलत हो गया, M1 M2G 1 प्लस म्यू के, ये आ गया क्या, यही है बच्चों अपना आंसर, बिल्कुल यही है ना, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, चेक कर सकते हो तुम। तो आराम से देखो, एक्सेलरेशन तो मैं एक लाइन में पहले भी निकाल सकता था, ठीक है, बट फिलहाल टेंशन निकालनी थी तो मुझे एक इक्वेशन तो लिखनी भी पड़ती वैसे भी, ठीक है।
चलिए बच्चों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो दिस ऑल्सो लुक्स लाइक ए गुड क्वेश्चन टू मी। दिस इज ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन। हाँ, प्लैंक विद बॉक्स ऑन इट। ठीक है, ध्यान रखो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था क्लास में एंगल ऑफ रिपोज का, है ना। भाई क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, प्लेन पे रखा हुआ है। जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाता जाता हूं, एक एंगल ऐसा आता है मेरे हाथ में फ्रिक्शन ज्यादा है शायद, मैं देखो ऐसे इस यहां से करते हैं भाई, जैसे जैसे मैं इसको ऊपर उठाऊंगा एक एंगल पे चलने लगेगा, एक एंगल पे चलने लगेगा। और वो जो एंगल होता है, चलो इससे करके देखते हैं भाई, जैसे जैसे मैं इस एंगल को ऊपर उठाऊंगा तो एक एंगल पे ये चलने लगता है, और वो एंगल होता है बच्चों कितना, वो एंगल होता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस के बराबर। तो एंगल ऑफ रिपोज अपन ने देखा था क्लास के अंदर, तो वो एंगल होता है बच्चों tan थीटा इक्वल टू म्यू एस। और सवाल में बोल रहा है कि वो एंगल है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री पे वो चलने लगा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट। सो tan 30 कितना होगा, म्यू एस के बराबर होगा। तो म्यू एस कितना आ गया, 1/√3, यानी कि 1/1.73। अब देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि म्यू एस पूछा है और म्यू के पूछा है, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी मुझे। तो जब तुम इस वैल्यू को निकालोगे तो ये आएगी अराउंड 0.57 के अराउंड, ठीक है। अब यहां पे कुछ नहीं दिया तो इसको 0.6 लेना पड़ेगा। तो 0.57 को अपन को बच्चों क्या लेना पड़ेगा, 0.6 लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। ध्यान से देखो, अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है कि ये नीचे जाने लगा ब्लॉक, ये ब्लॉक नीचे जाने लगा। तो जब ये नीचे जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे इधर लगेगा और इधर लगेगा mg sin थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन नीचे है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि mg sin थीटा माइनस एफ के कितना होता है, म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। भाई देखो ना, नीचे जा रहा है तो नेट फोर्स कितना है, mg sin थीटा माइनस एफ के इज इक्वल टू ma। तो यहां से m गया तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा, म्यू के g cos थीटा, सही है। एक्सेलरेशन निकालना है इसे। अब देखो, ब्लॉक स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड्स 4 मीटर इन 4 सेकेंड। तो मैं लगा सकता हूं s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। बच्चों ut क्यों नहीं लगाया मैंने, सोचो जरा, क्योंकि u 0 था, इनिशियल स्पीड 0 है ना। तो s कितना है 4, हाफ इंटू a इंटू 4 का स्क्वायर, राइट क्या। तो यहां से बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हाफ। एक्सेलरेशन आ गया कितना, हाफ आ गया। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार, 2/16 8/16 आ गया हाफ। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ना, ये हाफ है भाई साहब। ओहो, इक्वेशन 1 में आ जाओ। इक्वेशन 1 मतलब हाफ इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी 10 लेंगे तो 10 साइन 30, साइन थीटा हाफ हो गया, माइनस म्यू के पूछा है, जी कितना है हाफ, सॉरी जी है 10 और कॉस थीटा क्या होगा, √3/2। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5 माइनस हाफ यानी कि 9/2। तो म्यू के इंटू 10 √3/2 इज इक्वल टू 9/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, म्यू के आ जाएगा बच्चों 0.9 इंटू 1/√3। तो म्यू के आ जाएगा यहाँ से, देखो 1/√3 की वैल्यू थी 0.57, तो 0.57 को 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अराउंड 0.52 के अराउंड आएगा। तो यानी कि म्यू को मैं 0.5 लिख सकता हूं क्या, मतलब मेरा म्यू एस आ गया बच्चों कितना 0.6 और म्यू के आ गया 0.5। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है भाई। क्या क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ है इसमें अपना,
इसमें बच्चों अपन ने एक तो ये देखा कि जैसे ही ब्लॉक चलने लगता है तो वो जो एंगल होता है उसका टेन थीटा म्यू एस के बराबर होता है, ठीक है। और जब ब्लॉक चलने लग जाता है तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो भूल जाओ उसके बाद, और काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है म्यू के एन के बराबर, ठीक है। तो मेरे को पता था कितनी देर में कितना चलेगा, तो उससे मैंने एक्सेलरेशन निकाला और F इक्वल टू एम ए की इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाला, उसको बराबर किया और म्यू के निकाला। थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी थी बच्चों इस सवाल में ना। अगला सवाल, अगला सवाल देखो। करो भाई, करो भाई। तो क्या हो रहा है यहां पे, एक ब्लॉक है, द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज परफेक्टली स्मूथ, ओहो चलो, एंड लोअर हाफ इज रफ। एक काम करते हैं, इस लेंथ को L मान लेता हूं और इसको भी L मान लेता हूं, ठीक है। यहां तक तो म्यू 0 है और यहां पे कुछ म्यू है ना, क्योंकि यहां से यहां तक का स्मूथ है, यहां से यहां तक का रफ है, ठीक है। अब ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से एक रेस्ट से चलने लगा है ब्लॉक U0 से, एंड अगेन कम टू बोर, ठीक है। तो नीचे आने के बाद भी वो रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। अब म्यू पूछा है इस सवाल में, ठीक है। यार देखो, कर दूं क्या, आसान सवाल है, देखो ध्यान देना। मैं इसको करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना, क्योंकि इससे आसान पड़ेगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करते हैं यहां पे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कर रहा हूं। ऑल्दो एनएलएम का सवाल है बट वर्क एनर्जी थ्योरम से काफी ज्यादा आसान है कंपेयर टू फोर्स वाली इक्वेशन से, है ना। तो देखो बच्चों, यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन क्या करते हैं बच्चों, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं क्या, टोटल वर्क क्या करते हैं बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करते हैं। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या क्या फोर्स लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे, किसी भी रैंडम टाइम पे अगर मैं देखूं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, देखना जरा। एक तो लग रहा है mg साइन थीटा, एक लग रहा है नॉर्मल, एक लग रहा है mg कॉस थीटा, और एक लग रहा है इधर फ्रिक्शन। तो देखो नॉर्मल और mg कॉस थीटा का वर्क तो 0 हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि नॉर्मल और mg कॉस थीटा इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का वर्क 0 हो जाएगा। तो आई कैन से दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय mg साइन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल स्पीड भी 0 है, इनिशियल स्पीड भी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल भी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया है। तो अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है भाई साहब। देखो फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन होता है म्यू के एन, यानी कि म्यू के mg cos थीटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के mg cos थीटा। अब सुनना मेरी बात, फ्रिक्शन जो है पीछे लग रहा है और ब्लॉक आगे जा रहा है। पहली बात तो ये समझना कि फ्रिक्शन केवल इतनी सी दूरी में लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ब्लॉक आगे जा रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क नेगेटिव हो जाता है, तो माइनस एफ इंटू एस हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना है, म्यू के mg cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है L, ठीक है। तो माइनस फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो क्या किया अपन ने, एफ एस कॉस थीटा लगाया है। यहां पे फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। और mg साइन थीटा का वर्क देखो भाई, यहां से यहां तक नीचे जाने तक mg साइन थीटा तो नीचे लग ही रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट है 2L, तो mg साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो cos 0 आएगा। तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा इंटू 2L इक्वल टू 0। आहा मजा आ गया, एक बार में हो जाएगा सवाल। काटो भाई जो जो कट रहा है, mg से mg मर गया, L से L मर गया, तो इसको उधर फेंक दो, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू के कॉस थीटा, तो म्यू के आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी कि 2 टेन थीटा। ए ऑप्शन आ गया भाई, म्यू के इज इक्वल टू 2 टेन थीटा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। यस, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ। चलो भैया, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है ऐसे,
एक्सेलरेशन होता है सेंटर की तरफ, पता है अपन को ये बात, कितना होता है एक्सेलरेशन, v²/r। कांस्टेंट वेलोसिटी गलत है क्या, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, ये सही है, क्योंकि देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। और वेरिंग एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी इधर है, अभी नीचे है, अभी इतना है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहाँ पे v²/r है, बट डायरेक्शन तो यहाँ भी चेंज हो रही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो बच्चों, अ बॉब इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्प्रिंग विद इनिशियल स्पीड ऑफ ओमेगा। ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यार देखो यार, टेंशन पूछा है भाई, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है, याद करो, है ना, कोई भी चीज अगर सर्कुलर मोशन में घूमती है, आई होप तुम्हें याद है ये सब चीजें अपन किए थे क्लास के अंदर, तो देखना जरा मैं समझाता हूं। तो अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में है, अरे यार वेट, अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है, देखना जरा, मान लो ये एक रस्सी से बंधा हुआ है यहां से ना एक ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर जो टेंशन होगी ना बच्चों, वो जो टेंशन होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, यानी कि m⍵²r हो जाएगा क्या। तो ये जो टेंशन होगी बच्चों वो m⍵²r के प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि बराबर होगी। अब क्या बोल रहा है यार ये, तो बॉब इज व्हील्ड इन, ठीक है, द टेंशन इज t, ठीक है, स्पीड बिकम्स 2ω वाइल कीपिंग द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, मास सेम है, तो टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ω²। क्या, तो अगर ओमेगा को डबल कर दिया तो टेंशन 4 गुना हो जाएगी, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 4t। ठीक है, सिंपल सवाल था, वेरी इजी, इजी पीजी। अगला सवाल देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो, अब पार्टिकल एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ठीक है, ये तो अभी भी कराया है ऐसा सिमिलर सवाल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बट एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो v इज कांस्टेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, v इज नॉट कांस्टेंट, a इज नॉट कांस्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है, b आ जाएगा। अगला सवाल, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग बच्चों, लगाओ दिमाग बच्चों, लगाओ दिमाग बच्चों, कैसे करेंगे। चलो, a block of mass 10 kg is in contact against the inner wall of hollow cylindrical drum। आहा, चलो भाई सवाल बनाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए तुम्हें, डायग्राम वायग्राम। तो एक ड्रम है भाई साहब, ड्रम कैसा होता है, ऐसा होता है ड्रम, रुको रुको मैं हट रहा हूं, दिखेगा अभी तुम्हें, सब दिखेगा। तो देखो ये ड्रम है ना, ये ड्रम है, मतलब एक पाइप समझ लो, पाइप बड़ा सा हॉलो पाइप। तो ब्लॉक ऑफ 10 kg इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल, मतलब अंदर रखा है ये ब्लॉक, अंदर रखा है ये ब्लॉक, तो 10 kg का ब्लॉक यहां रखा हुआ है ना। अभी देखना क्या हो रहा है, रेडियस है 1, रेडियस है 1, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया है, अब इसको घुमा रहे हैं अपन, इसको घुमा रहे हैं भाई, देखो क्या हो रहा है, समझना कि ऐसा समझ लो कि जो बॉटल है ना, इसके अंदर, यहां अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इस बॉटल को मैं तेज तेज घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे से घुमा रहा हूं, सही है। अब सुनना मेरी बात, तो होगा क्या यहां पे, अगर इस 10 kg का मैं FBD बनाता हूं ना, तो 10 पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, देखो भाई, देखो क्योंकि ये 10 का ब्लॉक घूम रहा है, तो मतलब एक फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए, सेंटर की तरफ, क्योंकि अगर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही है तो देयर हैज टू बी अ फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो जो नॉर्मल आएगा वो ऐसे आएगा क्या भाई, यहां पे इस दीवार से एक नॉर्मल लगेगा अंदर की तरफ, एक लगेगा mg नीचे। अब देखो ये रुका हुआ है यार, ये mg कौन बैलेंस करेगा, इसका mg भाई साहब बताना मुझे, इसका mg बैलेंस करेगा फ्रिक्शन,
समझ रहे हो कि वरना तो गिर जाएगा नीचे, क्योंकि देर इज नो फोर्स अदर देन mg और फ्रिक्शन वाई डायरेक्शन में। तो mg और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं भाई साहब। अब देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा क्या, राइट। और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन है वो mg के बराबर हो जाएगा, सही है। मिनिमम पूछा है तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एन इज इक्वल टू mg, क्योंकि फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा है। तो म्यू एन, एन की वैल्यू यहां से उठा लो, तो म्यू इंटू एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू mg हो गया। पूछा क्या है, पूछा क्या है, ओमेगा पूछा है ना, काटो काटो, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया g अपॉन म्यू आर, सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई। 10 म्यू 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 कहाँ है भाई, म्यू, हाँ म्यू रहा ये रहा 0.1 इंटू 1, तो ये 100 आ गया। तो ओमेगा कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया क्या, तो ओमेगा आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड, मतलब इतनी स्पीड से उसको घुमाना पड़ेगा। भाई तुम सोचो, लॉजिकली सोचो, तुम किसी चीज को तेज तेज घुमाओगे तो जैसे मान लो मैं तुम किसी को हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा दूं, सोचना जरा। मान लो मैं, देखो ना ये बढ़िया एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एक रिमोट है और यहाँ एक थैली है, थैली में से रिमोट बाहर निकल सकता है। अब अगर मैं इस थैली को ऐसे पकड़ के इस रिमोट को तेज तेज घुमा दूं ना, तो ये रिमोट है ना, क्या ये रिमोट बाहर इधर भागने की कोशिश कर रहा है, मैं इसको ऐसे से घुमा रहा हूं तो, सही है। तो कोई भी चीज अवे फ्रॉम द सेंटर जाती है, अगर सूडो फोर्स की तरीके से देखें तो ये जो 10 वाला इधर भाग रहा है, इधर धक्का दे रहा है इस दीवार को, तो नॉर्मल लगेगा ना भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल देखो, बढ़िया सवाल लग रहा है, सोचो सोचो, दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, दिस इज ए बच्चों कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाता हूं ताकि तुम्हें फील आए, फील तो आएगी, अभी रुको, अभी रुको बच्चों, फील आएगी, रुको रुको रुको। तो देखो यहाँ पे ये एक कुछ तो है, ये है ना, जो भी है ना, ये एक टेबल टाइप बनाई है मैंने, ठीक है। ये एक टेबल है, ये एक टेबल है और उस पे कोई चीज घूम रही है, कोई चीज घुमा दो इस टेबल पे, तो इस टेबल पे एक कोई चीज घूम रही है, ध्यान से देखना। तो अगर कोई चीज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, एक टेबल रखी है उस पर एक चीज घूम रही है ऐसे, है ना। अब देखो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, देखो मुझे पता है कि यहां पे एक टेंशन तो लगेगी, लगेगी टेंशन तो लगेगी ना। तो अगर कोई चीज घूम रही है सर्कुलर मोशन में, तो ऐसा नहीं है कि तुम नेट फोर्स जीरो नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो टेंशन यानी कि नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये वी स्क्वायर बाय आर मेरा एक्सेलरेशन ही तो है। तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए और ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो फोर्स तो टी ही लग रहा है भाई। यहां पे काफी बच्चे गलती करेंगे, तुम सोचोगे कि या तो ये आएगा या ये आएगा, लेकिन यहां पे अगर देखा जाए ना तो फोर्स जो है बच्चों वो टेंशन लग रहा है, ना कि एम वी स्क्वायर बाय आर। अरे भाई अगर सर्कुलर मोशन में घूमना है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होना पड़ेगा। तो टेंशन को मैं एम वी स्क्वायर बाय आर बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि एम वी स्क्वायर बाय आर एक फोर्स लग रहा है। इनर्शियल फ्रेम में सोचो तो टेंशन इज द ओनली फोर्स एक्टिंग, और उस फोर्स को मैं एम ए के बराबर कर रहा हूं, ठीक है। तो वेरी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम दिस इज, ठीक है। आगे बढ़ो, आहा तगड़ा सवाल आ गया, तूफानी तूफानी सवाल आ गया भाई, है ना। यार देखो इसका जो डेरिवेशन है अगर वैसे करेंगे इसको तब तो बहुत टाइम लगने वाला है ना, तब तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि 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 भाई अपन तो क्लास में बोल देते हैं, ये फॉर्मूला याद रख लो। क्या होता है यहाँ पे कि मैक्सिमम स्पीड पूछा है, सेंटर इधर होगा इसका, क्या क्या फोर्स लग रहे होते हैं यहाँ पे, बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, नॉर्मल इधर लग रहा होता है,
और मैक्सिमम करना है स्पीड, तो फ्रिक्शन को नीचे लगाना पड़ेगा। सही है क्या? एक mg लगा दो, फिर क्या करना होता है, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r कर दो। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है v max का बच्चों, है ना? क्या होता है वो फॉर्मूला? rg tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो ऑप्शन देख लो कौन सा आएगा, ये आएगा, है ना? इसका डेरिवेशन है, मैं मानता हूं, बट उसकी जरूरत नहीं है यार। अपन सवाल नीट में इतना टाइम नहीं होता कि डिराइव कर सकें इसको। प्लस तुम डिराइव करने की कोशिश कर लो, 15-20 मिनट से पहले डिराइव भी नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो होता क्या है इसमें कॉन्सेप्ट कि वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है, इसका मतलब फ्रिक्शन को नीचे लगाना है। क्यों नीचे लगाना है? क्योंकि इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ आ जाएगा। अगर वेलोसिटी को मिनिमम करना होगा तो फ्रिक्शन को पीछे लगा देंगे, ठीक है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए देखो। टू स्टोन ऑफ मास m and 2m आर वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, ठीक है? तो देखते जाओ, एक है m और एक है 2m, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहे हैं। द हैवियर वन इन रेडियस r/2, तो इसका रेडियस r/2 है, इसका रेडियस है r। द टेंजेंट स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ हैवियर, ओके। टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, तो इसकी जो स्पीड है भाई, इसकी स्पीड v मान लो, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? n इंटू वी हो जाएगी ना, सही है ना? क्या लिखा है सवाल में? टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर, मतलब ये वाले की स्पीड जो है कम है भाई, ज्यादा है स्मॉल m की, है ना? ठीक है, और क्या दिया है? दे एक्सपीरियंस सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स तो सेम है भाई, तो फोर्स कितना होता है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है? ठीक है, mv स्क्वायर बाय r। तो इसका फोर्स कितना आएगा? इस पे फोर्स कितना आएगा? m इंटू वी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बाय r, और इस पे फोर्स कितना आएगा? m यानी कि 2m v स्क्वायर बाय r, ठीक है? दोनों को इक्वल कर दें, देयरफॉर m इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 4m v स्क्वायर बाय r, ठीक है? तो यहां कुछ कुछ कटने वाला है, टा, टा, टा। तो n स्क्वायर आ चुका है बच्चों 4, यानी कि n आ गया बच्चों 2। टन। तो ये थी कहानी बच्चों एनएलएम की, ठीक है? सारे कॉन्सेप्ट कवर हो चुके हैं एज सच, है ना? तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बता देना, और मैं कोशिश करूंगा कि इतने ही सवाल, मतलब इतने ज्यादा सवाल ही ज्यादातर चैप्टरों में कराऊं। लास्ट टाइम एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि सर थोड़े सवाल ज्यादा करा दो। हाँ बट ठीक है, वो चैप्टर में कम सवाल थे बट इसमें ज्यादा है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी में अगर कम सवाल होंगे तो ज्यादा करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं अगली क्लास में EMI के साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।